अब चालू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके पीवाईक्यूज एंड कॉम्पिटेंसी फोकस सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, मेटल ऑन मेटल से ज्यादा सवाल करेंगे, लेकिन स्पीड जो होगी ज्यादा तेज होगी। तो यहां पे क्या क्या करोगे सुनील भैया, 1 मार्क के पीवाईक्यू, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के कॉम्पिटेंसी फोकस सवाल, अननोन एक्स वाई जेड टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया है। इनको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद एफिशिएंसी टिप्स, उसके बाद एफिशिएंसी टिप्स प्लस एग्जाम मोटिवेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, जिस तरीके से आप डिमोटिवेटेड है उसको हटाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो हम कृष्णा तो नहीं बन सकते जो सबसे बड़े मोटिवेटर थे, बट कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मदद कर सके। 1 मार्क के सवालों के साथ चालू करेंगे, कंसेप्ट फ्लो एनसीईआरटी के हिसाब से है। 1 नंबर वाले जो सवाल है जल्दी से निपटाएंगे दोस्तों, उनको कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। आइए जल्दी से, पहला सवाल जो करेगा बवाल, विच एलिमेंट, अब जिसने मेरा 7 घंटे 50 मिनट वाला वीडियो या 7 घंटे 30 मिनट वाला वीडियो पूरा देखा है, उसको आप देख लो। एक भी सवाल अगर बाहर से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अभी तक मैंने जो पढ़ा है वहां से एक भी सवाल बाहर का नहीं मिलेगा, चाहे प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी ईयर का पेपर उठाओ। यह सवाल एग्जैक्ट अपन ने कराया था, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। अपन ने पूछा था कि वाई कार्बन शोज दिस प्रॉपर्टी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई, ठीक है ना। तो कार्बन क्यों देता है, कार्बन शोज कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। क्या होता है कि कार्बन का जो साइज है वो छोटा है, कार्बन का जो साइज है वो छोटा है, और छोटे होने की वजह से क्या होता है, दिस enables द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। तो इससे बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। कैसे बॉन्ड्स बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। इसीलिए कार्बन लंबी लंबी चेनें बना लेता है, ब्रांच चेन बना लेता है, साइक्लिक चेन्स बना लेता है, क्योंकि उसके जो बॉन्ड्स बन रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, स्टेबल बॉन्ड्स है, बहुत लंबे 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 चेन्स बना लेगा कार्बन, ठीक है। 1 नंबर का सवाल था, सीबीएसई 2016 का पूछा गया सवाल है, 1 नंबर का आसान सा सवाल, ठीक है, पहले भी पढ़ाया है, वही सवाल आपसे पूछा गया है। अब यह सवाल सीबीएसई 2016, 2015, 2011 में पूछा गया है। अपन ने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, कन्वेंशनल मेथड आपको पता है, ट्रिक मैं बता दूंगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन, इथेन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन ट्वाइस से 2 ज्यादा, ट्वाइस से 2 ज्यादा, कार्बन के ट्वाइस से 2 ज्यादा, कार्बन का ट्वाइस कितना हो जाएगा 4, 2 ज्यादा यानी 6, C2H6। अब इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, फटाफट से ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक किसके लिए, फॉर एल्केन्स। क्या ट्रिक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस आपको करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1। यह एनसीईआरटी का सवाल है। कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6 -1, कितना हो गया, आंसर हो गया 7, बात खत्म। अब कन्वेंशनल तरीका क्या है जिससे आप करेंगे, कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड जल्दी से आओ देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो दोस्तों। और अब बैठ के गिनो कि भैया 1 2 3 4, पीडब्ल्यू की जय जयकार, 5 6 7। तुमको दोस्तों मैंने ट्रिक भी बता दी, कन्वेंशनल मेथड तुमको आता ही है, ट्रिक से करोगे ये भी कर लोगे, फुल नंबर, 1 नंबर पूरा दोस्तों। सेम सवाल प्रोपेन में बताओ। अब प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लगाओ, और एन मतलब उनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, ट्वाइस से 2 ज्यादा, हाइड्रोजन कितने होंगे 6 और 2 8 हो गए। तो ट्रिक क्या है फॉर एल्केन्स दोस्तों, ट्रिक फॉर एल्केन्स क्या है, ओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा 3 प्लस 8 -1, ये हो जाएगा 10, इसका आंसर। दूसरी कन्वेंशनल तरीका, इससे भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हैं आप, कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हैं आप। क्या है कन्वेंशनल वे, कार्बन कार्बन कार्बन, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तभी तो एल्केन कहला रहा है। अब गिनो देखो 10 बॉन्ड आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ट्रिक और ये कन्वेंशनल तरीका, खत्म काम।
समझ में आ गई बात? आगे चलेंगे, अगला सवाल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बुटेनॉन मॉलिक्यूल। ऑन मतलब किसको बिलोंग कर रहा है? ऑन मतलब बिलोंग कर रहा है कीटोन को। किसको? कीटोन, 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 कीटोन। फटाफट फटाफट निपटाएंगे भैया। कीटोन। अब कीटोन जो केमिकल क्लास है, कीटोन ये केमिकल क्लास है। केमिकल क्लास क्या है बेटा इसकी? कीटोन। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है कीटोन का? कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइल ग्रुप, देन यहां पे आपका कार्बोनिल ग्रुप, एंड देन आपका आर प्राइम या आर डैश, दैट इज अनदर एल्काइल ग्रुप। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। अब ये बुटेनॉन है तो देखिए इसमें क्या होगा, यहां पे बुटेनॉन, ब्यूटेनॉन, यानी यहां पे 4 कार्बन की बात कर रहा है, 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स वाला। ठीक है, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं यहां पे? ये और CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद CmH2m+1 ये अनदर एल्काइल ग्रुप है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 कार्बन एटम को अरेंज करना है, 1 कार्बन एटम, यहां पे आपका ये फंक्शनल ग्रुप और ये ऐड करिए, देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ R, या CnH2n+1 दैट इज ए CH3 हो गया ये वाला, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर इस तरफ R प्राइम, ये R प्राइम, CH2 CH3, और ये ऐसे हो सकता है, या ये तो बन ही गया। चलो इसको खोल के भी तुम बना सकते हो। खोल के कैसे बनाओगे? खोल के बनाओगे ऐसे कार्बन, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाओगे। ये बेसिकली कौन सा तरीका है? ये बेसिकली है तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला। और ये वाला कैसा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पूरा एकदम खोल के तुमने बॉन्ड्स दिखा रखे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये वाला तुम्हारा, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसको बुटेनॉन भी बोल सकते हैं, या फिर 2 बुटेनॉन भी बोल सकते हैं, या फिर पढ़ाया था बुटेन 2 भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि सेकंड कार्बन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा? सेकंड कार्बन के ऊपर, सेकंड कार्बन के ऊपर, सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। तुम इधर से करोगे, इधर ये C डबल लगा तो तब भी सेकंड कार्बन हो जाएगा, तो 2 बुटेनॉन, ये बुटेन 2 इसका नाम हो जाएगा। अभी सब पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, सब पढ़ा चुका हूं। ये केमिकल क्लास कीटोन, जनरल फॉर्मूला R C डबल बॉन्ड R डैश, ये R का मतलब हो गया ये एल्काइल ग्रुप, ये वाला। ये दोनों चेन्स अलग अलग हो सकती है, जैसे यहां पे मिथाइल है और ये वाला जो है ये यहां पे क्या है? ये इथाइल है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड विद 2 कार्बन। तो ये केमिकल क्लास कौन सी हो गई? केमिकल क्लास कौन सी हो गई? मैं आपको सारे फंक्शनल ग्रुप भी आगे रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका? इनका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n+1 COOH, या जिसको आप लोग बोलते हैं RCOOH। या एक और फन चीज बताऊं, CnH2nO2, ये तीनों इसी के फॉर्म है, ये तीनों इसी के फॉर्म है। CnH2n COOH, या फिर RCOOH, या फिर CN, जितने कार्बन उससे जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, जितने कार्बन उससे जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। लेकिन ये फॉर्मूला ईस्टर का भी होता है, इसीलिए तुमको इसके साथ इसको लिखना है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन के केस में भी होता है। जैसे यहां पर अगर इसके फॉर्मूला को मैं डिफाइन करता तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता था, ये और करके CnH2nO, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से ट्वाइस होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। तुम इसको करके देखोगे ना, इसको अगर करके देखोगे तो यही आएगा। देखो अभी करके दिखाता हूं, 1 2 3 4 कार्बन, जैसे यहां हो जाएगा 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 4 5 6 7 8, कार्बन के जस्ट ट्वाइस है हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा ये। बट ये सेम फॉर्मूला एल्डिहाइड का भी हो सकता है, इसीलिए जब भी जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो इन दोनों पे एम्फेसिस ज्यादा डालना।
इस पे फर्स्ट और इस पे एम्फेसिस ज्यादा डालना, इस पे एम्फेसिस कम डालना। कार्बन के जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मूला हो सकता है। सिमिलरली कार्बन के जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले की इज्जत करते हुए यहां पे 2 कार्बन एटम में डालूं तो C2H4O2, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 कार्बन है, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 ऑक्सीजन इससे अटैच है, तो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार होते हैं अटैच। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां पे ये 3 हाइड्रोजन, C2H4O2। ठीक है, तो C2H4O2 ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात, सही है, क्लियर है बात। अरे भैया तार तुमको क्या हो रहा है। चलो आगे चलेंगे अगले सवाल पे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन। दोस्तों सिंपलेस्ट कीटोन का स्ट्रक्चर बनाना। सिंपलेस्ट कीटोन यानी कीटोन फैमिली का पहला मेंबर कौन सा है? क्या मीथेनॉल एग्जिस्ट करता है क्या? अरे अभी मुझे एक, मैंने तुमको बात बताई, कीटोन क्या होता है। कीटोन के लिए आपके पास इधर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और इधर एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, इधर भी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए भाई? 1 कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का हो जाएगा। अब मिनिमम 1 कार्बन इधर, मिनिमम 1 कार्बन इधर, तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन 3 कार्बन का होगा। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन जो होगा, सिंपलेस्ट कीटोन हैज 3 कार्बन एटम्स, यानी जो सबसे पहला मेंबर होगा बेटा कीटोन कैटेगरी का, उसमें 3 कार्बन तो मिनिमम होंगे ही होंगे। एक तो यहां पे, एक इधर होगा, एक इधर हो जाएगा मिनिमम। तो क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ इस प्रकार का मिनिमम। एक कार्बन भी लगाए, फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ कार्बन और एक तरफ कार्बन भी लगाए, तो भी मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। समझ गए दोस्तों? अरे समझ में आ रही है क्या मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों? ठीक, अच्छा फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है अब, 3 कार्बन यानी C3, 3 और 3 6 और 1 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ कार्बन से जस्ट वाइस हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये कीटोन का फॉर्मूला बनता है। बिल्कुल सही बात है ना, ये बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ये कैसे आया नाम ये मत पूछना, या चाहिए तो मैं बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 कार्बन एटम है तो लगाओगे प्रोप, 3 कार्बन एटम है तो लगाओगे प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, ये तो हो गया रूट वर्ड। इससे पहले आता है प्रीफिक्स। क्या आपको कोई प्रीफिक्स दिख रहा है, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच या साइड चेन दिख रही है? मेन लेक्चर में भी बता रखा है, कोई नहीं है। 3 कार्बन की है तो यहां पे तो नहीं। रूट वर्ड 3 कार्बन एटम प्रोप। प्राइमरी सफिक्स यानी एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यानी हेट्रो एटम कौन सा है, कीटोन है तो ओन हो जाएगा। ई के बाद ओ आ रहा है, ई कैंसिल हो जाएगा, जोड़ दीजिए प्रोपेनॉन। ठीक है, इसको 2 प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो या प्रोपेन 2 भी बोल सकते हो, यानी सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम क्या होता है जो आम भाषा में समझ में आता है, वो होता है क्या, वो होता है एसीटोन। क्या नाम होता है इसका? एसीटोन। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात? अरे तार बड़ा परेशान कर रही है यार। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप्स बताने, सीबीएसई 2012 का सवाल है। चलो आगे चलते हैं। कौन बोल रहा है रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है रे भैया इसके अंदर? C3H6O, कुछ गलत नहीं है भैया। चलो आगे चलो। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन HCOOH एंड C2H5CHO। अब देखो फंक्शनल ग्रुप तुमको देख के निकालना है। ठीक है, यहां पे मेरे को फंक्शनल ग्रुप साफ साफ दिख रहा है COOH और यहां दिख रहा है CHO। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा पहले वाला,
इसके अंदर लिख दूंगा केमिकल क्लास। देखो केमिकल क्लास कौन सी है, केमिकल क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट फटाफट मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए, नोट करने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, दूसरी बात दोस्तों, केमिकल क्लास क्या होगी, ये होगी बेसिकली एल्डिहाइड। क्या होगी, एल्डिहाइड। और इसको एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, हाँ जी भैया, चलो। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इथेन, इथेन मतलब कि भैया दो कार्बन होंगे और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन ऐसा ही होता है ना भाई, कुछ ऐसा ही होता है, समझ रहे हो भाई। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर 4 इधर, 4 लगा दिए, हाँ जी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइड्रोजन आया घूमता फिरता, क्या भैया भैया 1 इलेक्ट्रॉन दो, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। उसने कहा तू तेरे जैसे 4 और लिया, 3 और लिया, तब मैं स्टेबल होऊंगा। क्या ठीक है। ये इधर वाले कार्बन ने भी हाइड्रोजन से यही चीज बोली, 3 अपने जैसे हो गए, टोटल 3। कि ये शेयर, कि ये शेयर, कि ये शेयर, कि ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर। हाइड्रोजन के भाई ये देखो 2 में स्टेबल, ये के भाई 2 में स्टेबल, ये के भाई 2 में स्टेबल, के भाई 2 में स्टेबल, के भाई 2 में स्टेबल, के भाई 2 में स्टेबल। कार्बन बोला आप देखो मजे दिलाते हैं। 1 2 3 4 पीडब्ल्यू की जय जयकार। 5 6 7 8 पीडब्ल्यू है आपके साथ। 1 2 3 4 पीडब्ल्यू की जय जयकार। 5 6 7 8 पीडब्ल्यू है आपके साथ। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, क्लियर है, ये सरल सी बात है, कोई डिफिकल्ट सवाल अभी तक तो नहीं आया है, आसान लग रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ जी भैया, चलो आगे चलेंगे भैया। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप Cl। अब फंक्शनल ग्रुप Cl का क्या मतलब है, देखिए जल्दी से बताऊंगा फटाफट से। केमिकल क्लास जिसको ये बिलोंग करते हैं वो है हेलोजन। हेलोजन फॉर्मूला होता है इनका RX, जहां पे जो X हो सकता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है। RX, that X can be fluorine, chlorine, bromine and iodine. So these are the functional groups. ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। अगर क्लोरीन के साथ होगा तो RCl होना चाहिए। क्या होना चाहिए, RCl होना चाहिए। तो ये हो गया RCl। अगर मैं बोलता हूं RCl और R का मतलब होता है CnH2n+1Cl। RCl, ये X की जगह अगर मैं Cl की बात कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप क्या है, Cl है। तो RCl, R का मतलब होता है बेसिकली एल्काइल ग्रुप, CnH2n+1। N का वैल्यू 1 प्लेस कीजिए दोस्तों। जब आपने क्या किया, N का वैल्यू 1 प्लेस किया तो ये आएगा। सिमिलरली आपने N का वैल्यू 2 प्लेस किया तो ये आ जाएगा। N का वैल्यू 1 प्लेस किया तो क्या आ जाएगा, CH3Cl, और N का वैल्यू 2 प्लेस किया तो CH3 CH2Cl आ जाएगा, यानी क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ये फर्स्ट 2 मेंबर्स हो जाएंगे। क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं क्या, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। CH3Cl और CH3 CH2Cl, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 ग्रुप या फिर 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा। इनके बीच का डिफरेंस देखिए, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, हां जी भैया, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, हां जी भैया, होमोलोगस सीरीज है, बात खत्म। फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, यानी उसको कह सकते हैं 14 मॉलिक्यूलर मास, होमोलोगस सीरीज है, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। अगला सवाल देखो, कितने हलवा सवाल है, CBSE 2017 का होमोलोगस सीरीज का सवाल है। सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट मेंबर मीथेन है। अगर पहला मेंबर मीथेन है तो दूसरा और तीसरा क्या होगा। अरे यार भैया, इससे सही सवाल, इससे सरल सवाल क्या पूछ सकते हैं। ये मान लीजिए है मीथेन
मीथेन, ये एल्केन कैटेगरी, एल्केन कैटेगरी का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। जब आपने n का वैल्यू 1 प्लेस किया तो आएगा CH4, इससे CH2 ऐड कीजिए तो C2H6, इस पे CH2 ऐड कर दीजिए C3H8, CH4 पे CH2 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। इस पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ाइए, ये इथेन और ये प्रोपेन। अब इससे सरल क्या पूछ सकता है यार, वो इससे सरल क्या ही पूछेगा, ये थोड़ी कह देगा कि अपना नाम लिख के घर चले जाओ, है ना। इससे सरल क्या ही पूछेगा यार, है ना। अब तुम चाह रहे हो इससे भी सरल पूछ ले तो क्या पूछेगा, भैया अपना नाम बताइए, घर चले जाइए, और क्या। राइट योर नेम एंड गो होम, जितना लंबा नाम उतने नंबर। कहां पे भैया, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन वहां पे काउंट होगा, कहां पे, बिल्कुल यहां पे, हाँ यहां पे काउंट होता है, यहां पे भी काउंट होता है। और बताओ किस जगह पूछ रहे हो, इधर तो कार्बन है ही नहीं, हाँ काउंट होगा, ठीक है, बिल्कुल काउंट होगा, बता रखा है ना, टर्मिनल वाले में होगा। नेक्स्ट होमोलॉग, अब ये क्या है, ये क्या है, C2H4। अगर हाइड्रोजन कार्बन के ट्वाइस हो, हाइड्रोजन कार्बन के ट्वाइस हो मतलब एल्कीन की बात कर रहा है, 2 कार्बन वाला है मतलब ये इथीन है। और देखो अगर हाइड्रोजन ट्वाइस से 2 कम हो, 4 का जस्ट ट्वाइस होता 8, 8 से 2 कम है मतलब ये एल्काइन कैटेगरी है, ट्रिपल बॉन्ड होगा एक, ये क्या है 4 कार्बन, यानी ये हो जाएगा ब्यूटाइन। इसका अगला होमोलॉग क्या होगा, इथीन का हो जाएगा प्रोपीन, C3H6। एक कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, इसमें एक कार्बन बढ़ाओ और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, बात खत्म, सिंपल सरल सी बात है। C2H4 आपने लिखा, C2H4 आपने लिखा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप CH2 ऐड कर दीजिए, नाम नहीं पता कुछ नहीं पता, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए। C4H6 है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए, C5 और H8 कर दीजिए, बात खत्म। इतना तो कर सकते हो ना यार, तुमको नाम नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, तुम ये तो कर सकते हो, CH2 ऐड कर सकते हो, कर दिया, आंसर आ गया, हो गया। चलो अब देखो, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, 2016 में पूछा गया सवाल है। ये एनसीईआरटी एक्टिविटी से उठाया हुआ सवाल है, जो एनसीईआरटी एक्टिविटी है जहां पे कह रखा है भैया 3 ml का एब्सोल्यूट अल्कोहल उठाओ, उसको गर्म करो, वाटर बाथ दो, फिर उसके अंदर बेसिकली आपने अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, वो वाला सवाल है ये। अब ये क्या बोल रहा है सुनना, व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग अ 5% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे, यानी एक एक ड्रॉप गिराएंगे, टू वार्म इथेनॉल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी गर्म इथेनॉल जो आपके पास है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द अबव रिएक्शन। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो कुछ अलग होगा और एक साथ डाल देंगे तो अलग होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। तो मैंने 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज एडेड टू वार्म एल्कोहल। अब एल्कोहल को गर्म करेंगे कैसे, वाटर बाथ पढ़ाया था लेक्चर में। डायरेक्ट हीटिंग मत देना, डायरेक्ट हीटिंग दोगे आग पकड़ लेगा एल्कोहल, पानी से हीटिंग करोगे। वार्म कैसे करोगे इसको, इसको गर्म करना है थ्रू वाटर बाथ, पानी के थ्रू गर्म करना है इसको, थ्रू वाटर बाथ, यानी पानी गर्म करते हैं और उसके थ्रू अपन इसको हीट करते हैं। डायरेक्ट हीट दोगे आग लग जाएगी। ड्रॉप बाय ड्रॉप द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स इनिशियली, जो इसका पर्पल कलर है इनिशियली डिसअपियर करेगा बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू मैग्नीज डाइऑक्साइड ब्राउन प्रेसिपिटेट। यहां पे क्या होगा, ये तो आपका कलरलेस होता है CH3 CH2OH, ये कलरलेस सोल्यूशन है। आप इसको भयंकर गर्म करेंगे, आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और इस हीट करते करते आप क्या डालेंगे, एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे। क्या डालेंगे, एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे। अब एल्कलाइन KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये एल्कलाइन KMnO4 क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इथेनॉल है आपके पास एल्कोहल कैटेगरी का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया, ये क्या करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देगा, देगा, हाजी भैया देगा।
अब दोस्तों यहां से ये जो H2 है, ये जो H2 है, इसको बाय बाय करवा देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3C, एक ऑक्सीजन को ऐड करवाओ O, और ये हो जाएगा OH। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना कार्बन के साथ जो अटैच थे, वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, ये डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। सेटिस्फाई हो गया? अब देखो प्लस H2 जुड़ जाएगा इस एक ऑक्सीजन से, ठीक है, ये इथेनोइक एसिड बना देगा। अब ये बात है जब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की, कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना देगा। ये क्या है? ये बेसिकली इथेनॉल है, ठीक है। तो जब आप इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे और पानी के अंदर इसको गर्म करेंगे और आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो KMnO4 का कलर होता है पर्पल, तो मिक्सचर का जो ओवरऑल कलर हो जाएगा वो पर्पल हो जाएगा। अब ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप करना। क्या भैया एक साथ में एल्कलाइन KMnO4 झटके से डाल दूं तो, बहुत सारा डाल दूं तो अगर तुम बहुत सारा डाल दोगे, ये एक्स्ट्रा है, अगर तुमने एक्सिस में डाल दिया तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि इथेनॉल जो ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ है वो स्टेज तुमको दिखाई नहीं देगी। तुमको मान लो कि वहां पे 20 ml एल्कलाइन KMnO4 का यूज होना था, तुमने 60 ml डाल दिया एक साथ, तो 20 ने रिएक्ट करके कलरलेस सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड बना दिया, बाकी का 40 ml उस सोल्यूशन को कलर लेगा क्योंकि वो तो अनयूज्ड है वहां पे, है ना। तो हाउएवर इफ एक्सेस ऑफ KMnO4 इज एडेड, the stage of disappearance of color is not visible as some of the KMnO4 still remains unused, which provides the color to the solution. अगर यही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप की जगह, एक एक ड्रॉप गिराने की जगह एक साथ एक्सिस में डाल दोगे, तो वो जो डिसअपियरेंस की स्टेट है कि भाई इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन रहा है और वो जो कलर है KMnO4 की वजह से है। भाई इथेनॉल कलरलेस है, KMnO4 पर्पल है, तो ओवरऑल पर्पल हो गया। अब इथेनोइक एसिड बनेगा वो कलरलेस होता है, तो वो जो स्टेज है वो लॉस्ट हो जाएगी बिकॉज एक्सिस KMnO4 अपना जो उसका जो कलर है उसकी वजह से सोल्यूशन में कलर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? भाई जितने KMnO4 को रिएक्ट करना था उतने ने तो कर दिया, पर जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा? वो सोल्यूशन को कलर देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? साइड हो गया मैं, समझ में आ रही है बात? ये आ गया, ये भी आ गया। चलो अब आगे चलते हैं भाई, 2 मार्क्स के सवालों को निपटाएंगे फटाफट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को निपटाएंगे जल्दी जल्दी। CBSE 2015 में पूछा गया सवाल, नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन अप टू 7 और 8 एटम्स, आर दीस कंपाउंड स्टेबल। कह रहा है कि कार्बन के अलावा कोई और एटम है, क्या वो कैटिनेशन शो करता है? अगर वो करता है तो क्या वो स्टेबल है? तो आंसर बहुत सरल है, तुम्हें पता ही है कि सिलिकॉन और सल्फर दोनों कैटिनेशन शो करते हैं आफ्टर कार्बन, बट अब इनके एटम्स का साइज बढ़ चुका है। कार्बन का साइज छोटा था तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भयंकर था, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन इस केस में साइज बढ़ चुका है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, इनके बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे। ठीक है ना? सो द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स are much weaker than carbon because the distance between nucleus and shared pair of electron increases. This is why these compounds are not stable, rather they are reactive. ये stable नहीं है, ये तो भैया अपने बॉन्ड तोड़ के रिएक्ट कर लेते हैं, बढ़िया से दूसरे कंपाउंड्स बना लेते हैं क्योंकि इनके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड टूटेगा नहीं और रिएक्शन होगी नहीं, लेकिन वीक बॉन्ड होगा, बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन होगी। सरल सी बात है। ठीक है, सारा गेम न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे घट गया, सारा गेम वहीं का है। आगे चलेंगे, अब ये फटाफट से सॉल्व करेंगे मेरे साथ। नेम द फंक्शनल ग्रुप्स, ये आया है सवाल हमारा, इसका ईयर का चला गया भैया। चलो ये भी प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, आई थिंक CBSE 2013 या 2014 का सवाल है। चलिए इसके बारे में भी करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो हमारे पास क्या है, ए है ना,
आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। RCOOH, फिर है हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O R प्राइम या R डैश, देन है हमारे पास ROH एंड देन है हमारे पास RX। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले लिखेंगे केमिकल क्लास एंड देन आप लिखेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप। जल्दी से फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। अब देखो, केमिकल क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप है COOH, नाम होता है कार्बोक्सिल। दूसरा ये वाला, ये बेसिकली कहलाएगा ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप जो है ये बेसिकली कहलाता है कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। तीसरा ROH, ये दोस्तों क्या है? ये है एल्कोहल, और ये बेसिकली क्या है? हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। RX, ये बेसिकली है हेलोजन कैटेगरी, जिसमें X जो है दैट कैन बी आपका FCl Br, यानी ये फ्लोरो हो सकता है, ये क्लोरो हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो भी हो सकता है और आयोडो भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड्स द फंक्शन दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी टू अ पर्टिकुलर कंपाउंड। प्रोवाइड्स फंक्शन टू अ केमिकल कंपाउंड, और वो फंक्शन क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये बहुत बार बता चुका हूं भाई। ठीक है, चलो समझ में आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर में कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप एंड हेलोजन के अंदर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये चारों फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, चलो आगे चलेंगे दोस्तों फटाफट से। नेम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। CBSE 2014 2013 आइसोमर में लोग कहते हैं सिर्फ चेन आइसोमर पढ़ना और पोजीशन पढ़ना, ये आपका बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जो हमने पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। जब मैं ये पढ़ा रहा था तो बच्चे कह रहे थे अरे यार सुनील भैया इससे सवाल थोड़ी आता है। ये सवाल कहां पे दे रखा है? NCERT एग्जाम्पलर में दे रखा है। कहां दे रखा है? NCERT एग्जाम्पलर में दे रखा है। ठीक है, तो ये आ सकता है भाई। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। CnH2nO2, यानी कार्बन से जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो, तो या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या ये ईस्टर हो सकता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। तो या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है या ईस्टर बन सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अरेंजमेंट इस प्रकार होगा कि या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या ईस्टर बनेगा, फंक्शनल आइसोमर्स। सिमिलरली अगर CnH2n और O है तो या तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा या वो ईस्टर हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा या फिर आपका कीटोन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो आपके कंपाउंड बचेंगे वो अल्कोहल एंड एक आपके सिलेबस से बाहर है ईथर। ये भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो या तो इससे होगा। इससे सवाल नहीं पूछा जा सकता बिकॉज ये सिलेबस पे नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो याद रखना ये सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता। अब ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड C3H6O, यहां पे वो दो ही आइसोमर्स की मेजरली बात कर रहा है फंक्शनल में, इसी की बात कर रहा है, और भी बना सकते हो। तो C3H6O, तो इनके इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। ठीक है, कार्बन के जस्ट वाइस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, खत्म बात। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन लगा दो, क्या हो गया ये, और C3H6 और O, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। या तो ये बेसिकली कीटोन हो सकता है
या फिर कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड H, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और C3H6O। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो या तो ये बेसिकली आपका क्या हो सकता है, प्रोपेनॉन हो सकता है, या ये बेसिकली प्रोपेनल हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मेन चेन कार्बन लेंथ सेम होगी, अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर यानी हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन का एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ईस्टर बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा। ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होमवर्क है, बना लेना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये तो बहुत सिंपल है, ट्राई करना। ठीक है, वक्त को बचाते हैं, आगे चलते हैं। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सीबीएसई 2012 का पूछा गया सवाल। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तुम दो टेस्ट कर सकते हो, पहला लिटमस टेस्ट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर तुम्हें डिटेक्ट करना है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में, ये इथेनॉल है मान लो और ये क्या है, इथेनोइक एसिड है। अब तुम्हें ये डिटेक्ट करना है कि कौन सा इथेनॉल और कौन सा इथेनोइक एसिड है। दोनों कलरलेस है, कैसे बताओगे? ये है C2H5OH, ये हो जाएगा C2H4O2। कार्बन के जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, दैट इज C2H4O2। ठीक है ना। अब लिटमस में क्या होगा भाई, यहां पे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन लिटमस को इथेनोइक एसिड क्या कर देगा, न्यूट्रल को लाल में कन्वर्ट कर देगा, या नीले को लाल में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, रेड में टर्न कर देगा। तो तुमको एक तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि भैया ये क्या है, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है, बेसिकली इथेनॉल है। दोनों कलरलेस सोल्यूशन है। एक तरीका ये है कि सूंघ लो, पर उसने केमिकल टेस्ट बोला है। देखो ध्यान से देखना, उसने केमिकल टेस्ट बोला है, वरना तुमको फिजिकल करना है तो क्या करो, सूंघ लो। इसमें से बहुत गंदी बदबू आएगी, पंजेंट स्मेल, इसमें से मीठी स्मेल आएगी। पर केमिकल बोला है ना, फिजिकल तो नहीं बोला। तो केमिकल में क्या है, लिटमस करा दिया, नो चेंज, यहां पे बेसिकली लाल पड़ जाएगा। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaCO3 से रिएक्ट करवाओ, यहां पे क्या होगा, नो चेंज। यहां पे क्या होगा, NaCO3 से कराओ तो CH3 COOH C2H4O2 प्लस NaCO3 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए, अनायन कटायन, कटायन और अनायन, क्रिस क्रॉस कीजिए। अनायन और कटायन ये क्या बनाएंगे, CH3COONA प्लस H2CO3 बनेगा। वो तो डिसोसिएट करता है यानी डिकंपोज करेगा टू फॉर्म H2O प्लस CO2। ठीक है, अब अगर CO2 निकल रही है तो कैसे निकल रही होगी, रिलीजेस विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी बहुत सारे बबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत स्पीड से निकलेगी। ब्रिस्क मतलब बहुत तेज निकलना, एफरवेसेंस मतलब बबल्स निकलेंगे, फिज करके झाग बनेगी। और अगर इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, तो इसके वेरिफिकेशन के 2 तरीके हैं। क्या, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, या बेसिकली टर्बिड कर देगी। तो जिस भी सेटअप से ये निकल रही है, आप एक सेटअप बना लीजिए, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप NaCO3 डाल दीजिए, ऊपर से एसिटिक एसिड डालिए, डिलीवरी ट्यूब से इस गैस को आप कनेक्ट करा दीजिए लाइम वाटर की तरफ, वो मिल्की हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, कंफर्म हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन का तरीका क्या है, ये तो पहला है, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, क्योंकि ये सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं, आग बुझाती है। एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये आग बुझाने का काम करती है। तो ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, आई होप आपको समझ में आया। अब आगे चलेंगे दोस्तों फटाफट से अगली चीज पे। Why are detergents preferred over soaps for washing clothes in hard water? Explain.
अब हम क्यों प्रिफर करते हैं डिटर्जेंट्स को ओवर द सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर? अगर मेरा पानी हार्ड है, अब ये हार्ड का मतलब वो नहीं जो सॉलिड्स के लिए हार्डनेस डिफाइंड है, ठीक है ना। बहुत जल्दी अब हम खत्म करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी प्यारे बच्चे बोल रहे हैं सर सेल्फ स्टडी करनी है, थोड़ा सा रुक जाइए। सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको वक्त दूंगा। कितना हो रहा है? 4:52 हो रहा है ना। अपन इसको 1 घंटे के अंदर और खत्म कर देंगे। 1 घंटा और दीजिए, सब कुछ खत्म कर देंगे। बस इसके बाद 3 मार्क्स के सवाल है और 5 मार्क्स के सवाल है, खत्म कर देंगे इसको। ये 2015 और 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो हम डिटर्जेंट्स को प्रिफर करते हैं ओवर द सोप्स, क्यों? देखिए, अब देखिए हार्ड वाटर का सबसे पहले आप मतलब समझिए। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि पानी के अंदर क्या है? बाइकार्बोनेट्स है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। इनके क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स अवेलेबल है, इसीलिए इस पानी को हार्ड वाटर कहते हैं। सॉलिड वाली हार्डनेस नहीं कि इसको काटोगे तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट कटिंग या स्क्रैचिंग, नहीं 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 नहीं। इसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट्स है, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब सोप के साथ दिक्कत क्या है कि वो इसके जो सॉल्ट है reacts with salts of calcium and magnesium and form insoluble white curdy precipitate that is scum। सॉल्ट के साथ यह दिक्कत है कि ये सोप के साथ यह दिक्कत है कि वो इनके साथ इंटरेक्ट करके स्कम बना लेता है, एक व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट स्कम बना लेता है। और वो तब तक ये प्रेसिपिटेट बनाता रहता है जब तक कि सारे के सारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स है वो बेसिकली प्रेसिपिटेट ना बना दे। तब तक बनाता रहेगा, तब तक झाग नहीं बनाएगा। रिएक्ट्स विद दिस फॉर्म्स इन, इट डजंट फॉर्म लेदर। समझ रहे हो? तब तक ये लेदर प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। इट डजंट फॉर्म लेदर टिल ऑल सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड। जब तक सारे के सारे प्रेसिपिटेट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये आपका काम करेगा ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपका सोप मॉलिक्यूल है C17H35COONA, मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड इसको यहां पे मिल जाता है, तो ये बेसिकली आपका क्या है? अनायन, और ये है कटायन, ये कटायन और ये अनायन, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना देगा? C17H35COO होल ट्वाइस Ca प्लस कटायन से एनायंस का एक्सचेंज, कपल एक्सचेंज डांस, NaCl, ठीक है। अब Cl कितने यहां पे? 2 है, 2 Na हो गया, तो 2 Na। C17H35COO ट्वाइस था तो ट्वाइस हो गया CaCl। अब ये क्या कर लेगा? ये तब तक स्कम बनाता रहेगा जब तक कि सारे के सारे सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट नहीं कर लेता, यानी सबके साथ रिएक्ट करके जब तक इस प्रेसिपिटेट को नहीं बनाएगा तब तक ये बर्बाद होता रहेगा, पर झाग नहीं बनाएगा। लेकिन डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट रिएक्ट करता है, डिटर्जेंट के जो सॉल्ट्स है वो सॉल्युबल है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, हेंस इट कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल। अब जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होंगे डिटर्जेंट के, देखिए ये बेसिकली क्या था? कैल्शियम का सॉल्ट ऑफ सोप था, दिस इज नॉट सॉल्युबल। लेकिन यही अगर डिटर्जेंट के होंगे, सॉल्युबल है, इट फॉर्म्स लीदर, ये सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो ये तो हार्ड वाटर में भी लीदर बनाता है, यानी झाग बनाता है, तो ये बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब चालू करेंगे यहां पे फटाफट से 3 मार्क क्वेश्चंस, फिर उसके बाद 5 मार्क एंड उसके बाद खत्म, ठीक है। 3 मार्क 5 मार्क खत्म। चलो 3 मार्क्स फटाफट से करेंगे, ज्यादा सवाल नहीं लिए इसमें, आ जाइए। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉइड स्ट्रक्चर, लिस्ट इन द टेबुलर फॉर्म हाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, आपको सबको ही आता है बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन बेसिकली क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, इस केस में डबल बॉन्ड है, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इनके बीच में सबसे पहले एक एक सिंगल बॉन्ड, सबको एक एक हाइड्रोजन असाइन कर दीजिए। फॉर्मूला होता है C6H6, सिंगल 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 सिंगल, सबको एक एक हाइड्रोजन असाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे
एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड, ठीक है ना, यहां पे एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड, सारे कार्बन सेटिस्फाइड है। इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, केक्यूल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। फॉर्मूला होता है C6H6। ये ऑगस्ट केक्यूल एक जर्मन केमिस्ट थे, उनके सपने में एक बार आया कि भैया जी सांप के मुंडे के अंदर उसी की पूंछ है, और उसी से वो प्रेरित होकर उन्होंने इसके स्ट्रक्चर का निर्माण किया और 1865 और 66 वाले रिसर्च पेपर में इसके बारे में मेंशन किया। अब ये कैसे डिफर करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स आपस में किस तरीके से डिफर करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स, या इनको बेसिकली हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, समझ रहे हैं। और इनको बोलते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, या आयन से मिलके बने हुए हैं। समझ में आ गई बात। ये किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ये किससे बने हुए हैं, आयन से बने हुए हैं। आयंस कहां से आए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के आयन से। मॉलिक्यूल्स किसके हैं, नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। नॉन मेटल्स के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से वो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। यहां पे आयंस क्यों आ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स के आयॉन्स है, यानी कि नॉन मेटल से कटायन और मेटल से बेसिकली कटायन, नॉन मेटल से अनायन, मेटल से कटायन, नॉन मेटल से अनायन, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, दीज विल बिकम कटायंस, दीज विल बिकम अनायंस, ठीक है ना। उसके बाद ये तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड की बात करूं तो आपके पास होता है CO2, CO2 ड्राई आइस। लिक्विड और गैसेस में H2O का एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, दोनों ही केसेस में। सॉलिड ये मेजरली कौन सी स्टेट में होते हैं, ये मेजरली आपके कौन सी स्टेट में होंगे, दीज आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, these are found in solid, liquid and gas, these are found in the solid state. Generally poor conductors of electricity, they are good conductors of electricity in aqueous and molten state. Aqueous state मतलब पानी में डिसॉल्व करना, molten state मतलब पिघली हुई स्टेट, यहां पर good conductors होते हैं because of free ions. फ्री आयंस होते हैं जो बिजली को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैथोड एनोड पे जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, पता है आपको। जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, नो फ्री स्लैश मोबाइल आयंस, पर इसके एक्सेप्शंस हैं, इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है जनरली, इसीलिए टर्म लिखा है जनरली। एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताए थे बहुत सारे। एक एक्सेप्शन क्या हो गया, एक्सेप्शन HCl एक्वस, कोवेलेंट कंपाउंड है, एसिड है, बिजली कंडक्ट करता है, तो एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करते हैं। जनरली यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में पुअर कंडक्टर्स हैं, बिजली कंडक्ट नहीं करते बिकॉज फ्री आयंस नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलेंगे सवालों पे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आया है सवाल आपका CBSE 2014 और 13 में, ये लास्ट सवाल है 3 नंबर का, फिर 5 नंबर के 2 सवाल खत्म, गेम ओवर, ठीक है ना। कुछ कुछ सवाल और करेंगे कॉम्पिटेंसी वाले, छोटे छोटे सवाल होंगे, वो तो बहुत छोटे छोटे सवाल है, 5 से 10 मिनट में निपटा देंगे। मैंने कहा ना बस 1 घंटा और चाहिए, सब निपटा दूंगा। 6 बजे तक रुक जाओ, तुम पूरा आराम से घर जाओगे। अब देखो, अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड X, मतलब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है भाई, अल्कोहल से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट कंपाउंड X बना रहा है, ईस्टर बना रहा है। The alcohol on oxidation with alkaline KMnO4 following by acidification gives the same carboxylic acid, ठीक है। ये फिर से सेम कार्बोक्सिलिक एसिड उसको दे देता है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल एंड द कंपाउंड X, ठीक है। तो आप देखो, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास है CH3COH, ठीक है। इसने एक एसिड के साथ, ये अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, लाइक आपके पास हो सकता है H2SO4 या बेसिकली HCl,
और आपने इसको हीट किया, इसने आपको कंपाउंड एक्स दिया जो कि बेसिकली ईस्टर है, साथ में निकालेगा ये पानी, ठीक है। अब इसी एल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेसिकली आपको क्या मिलता है, यही मिलता है। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं CH3COOH मुझे मिल रहा है, यहां पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा रहा है एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, और अगर अपन ने इसको कर दिया हीट तो ये बेसिकली क्या होगा, अब ये कैसे बनेगा, ये दो ऑक्सीजन के दो नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब ये किस पे ऐड होगी, अरे यार दिमाग लगाने वाली बात है यहां पे, अगर दो कार्बन का आपके पास इथेनॉइक एसिड आ रहा है तो ये जो एल्कोहल होगा दो कार्बन का होगा, मतलब ये होगा CH3CH2OH। समझदारी वाली बात है, अगर ये दो कार्बन का है तो एल्कोहल भी दो कार्बन वाला होगा, दो कार्बन वाला एल्कोहल होगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के बाद यही बना रहा है, यही बना रहा है ना, C2H4O2 ही बना रहा है, तो यहां पे जो एल्कोहल होगा दो कार्बन वाला होगा। हां जी भैया, यहां से ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COOH प्लस ये H2 और O मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O, ठीक है। तो यहां पे इसको लगा दीजिए CH3CH2OH, पूरी एनसीईआरटी की प्रॉपर रिएक्शन है, कौन सी, पूरी एनसीईआरटी की प्रॉपर, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये बेसिकली कौन सी है, ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो यहां से जाएगा बेसिकली OH, यहां से जाएगा बेसिकली H, जोड़ दीजिए इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट O CH2 CH3, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑक्सीजन के पास में जो ग्रुप अटैच है ये पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा इथाइल, और ये कितना दो कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड ANE और आखिरी में OH, तो ANE के बाद O आ रहा है, E कट जाएगा तो इथाइल इथेनोएट। ये सारे रूल्स आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो आइए इनका नामकरण एक बार फटाफट से कर लेते हैं भैया। A carboxylic acid reacts with an alcohol in the presence of an acid catalyst to form a compound X, X ये होगा। The alcohol on oxidation with alkaline KMnO4 forms by following by the acidification give the same carboxylic acid, that is this. Write the name and the structure of carboxylic acid. Carboxylic acid कौन सा था, हमारे पास था ये, आपके पास इथेनोइक एसिड, ये बेसिकली था हमारे पास इथेनॉल, ठीक है, एंड कंपाउंड एक्स इज इथाइल इथेनोइट। 3 नंबर का सवाल प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, कोई भी नई चीज नहीं आ रही थी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, ये तो सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, कोई भी नई चीज नहीं बता रहा मैं। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जिन भी बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है भैया, अपन ने बहुत लंबा वीडियो डाला है, अभी भी अगर नहीं पढ़ा तो कल पेपर है, थोड़ा सा समय निकालो, स्पीड में लगाओ उसको और फटाफट से देख लो, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सवाल जल्दी से निपटाएंगे। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ाया था आप लोगों को, देखिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डोंट गिव एडिशन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर एंड इट्स कलर दैट इज रेडिश ब्राउन रिमेन्स द सेम। अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर दीजिए। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे होता है, Br2 इन CCl4 टेस्ट होता है। अब अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो ब्रोमीन उसमें अटैच नहीं होगा, तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड होगा तो ब्रोमीन उसमें अटैच हो जाएगा, उसका कलर हट जाएगा, काम खत्म। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन इज एडेड टू unsaturated hydrocarbon, this in turn leads to the formation of a saturated hydrocarbon and reddish brown color disappears। तो अगर कलर हट जाएगा तो अनसैचुरेटेड है, कलर रहेगा तो सैचुरेटेड है। अरे डर लगने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, सब पढ़ लिया है तुमने। करेंगे अभी इन सब चीजों पे बात करेंगे कि कितना मैटर करने वाली है लाइफ में, कितना इसमें जरूरी है, ये सारी चीजें सब बात करेंगे।
नेम द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन ईथेन बर्न्स इन एयर. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अबाउट द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लिबरेटेड. सीबीएसई 2016 इसी का पार्ट बी. अब ईथेन जो है ये बेसिकली क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना. मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है ना. तो इसका जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना रहा है और इसका हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना रहा है. ध्यान से सुनना, इसका कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर वेपर बना रहा है. साथ में बेटा ये लोग क्या निकालेंगे? साथ में निकालेंगे ये लोग हीट एनर्जी, साथ में निकालेंगे ये लोग लाइट एनर्जी. और कंप्लीट कंबशन है तो जो लाइट एनर्जी निकलेगी वो कौन से कलर की होगी? ब्लू फ्लेम होगी. कौन सी होगी? नीले कलर की फ्लेम होगी. कंप्लीट कंबशन है तो नीले कलर की फ्लेम होगी. तो दो एनर्जीज कौन सी है? हीट और लाइट एनर्जी. ठीक है, आगे चलो. सीबीएसई 2016 का अगला सवाल. व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्यों मानी जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है. इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन. हाइड्रोजन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली मीथेन है बेटा. यहां पर हमारे पास क्या है बेटा? या हमारे पास ये मान लीजिए क्लोरीन है. इस रिएक्शन को हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, या HNO. अब देखिए ये क्लोरीन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा, यह हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा. तो यहां पे होगा क्या? CH एंड देन यहां पे हो जाएगा आपके पास क्लोरीन प्लस H एंड देन यहां पे हो जाएगा मेरे पास Cl. ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है. अब ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कार्बन टेट्राक्लोराइड ना बन जाए. तो आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड यहां पे देखने के लिए मिलते हैं. इसको बेसिकली क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन. क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अगला 5 नंबर का सवाल, ये लास्ट सवाल है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं. 2013 में पूछा गया सवाल है, फटाफट से देखेंगे. 2013 में पूछा गया सवाल है, जल्दी से देखेंगे. एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग. यू हैव टू गिव द रीजन. इसके लिए आपको कारण देना है. डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके लिए भी आपको कारण देना है. सरल सी बात है. देखो, कार्बन मेजरली कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है. कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना. तो क्या कार्बन शेयरिंग करता है? हाँ, क्योंकि वो लूज और गेन नहीं करता. कार्बन कैनॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी शो करता है टू बिकम स्टेबल. अब टेट्रावेलेंसी शो करता है टू बिकम स्टेबल, हेंस इट फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और कार्बन शेयरिंग करता है, इसीलिए क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग से कंपाउंड बनाता है. डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms through strong covalent bonds. Strong covalent bond से bonded होता है, इसीलिए क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है. बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के डायमंड के अंदर, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है. सरल सी बात है. तुमको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ के उसको मेल्ट करने के लिए. सरल सी बात है. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक तरीके से स्ट्रेंथ, मतलब कि भैया वो ये बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चीजों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो कितनी है. जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा आपको हीट देके उसको अलग करना पड़ रहा है. तो अगर हाई है तो इसका मतलब जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रांग है. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिटाइलिन. एसिटाइलिन का मतलब होता है, इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन. इथाइन इज C2H2, दैट इज एसिटाइलिन. तो इट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम. क्यों होता है? देखिए, अब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, लीविंग अ फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. दिस मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हर कार्बन एटम 3 से बॉन्डेड है, एक कार्बन एटम फ्री हो गया, इस वजह से बिजली कंडक्ट होती है. और जिस लेयर में अगर आप बात करें, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो ये ग्रेफिन ग्रेफिन ग्रेफिन,
ये मिलकर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस वाली लेयर का इलेक्ट्रॉन इसी लेयर में रहेगा, इस वाली लेयर का इलेक्ट्रॉन इसी लेयर में रहेगा, इस वाली लेयर का इलेक्ट्रॉन इसी लेयर में रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स लेयर्स के बीच में जंप नहीं करेंगे, उसी लेयर में कूदते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है। अब एसिटाइलिन जो है बेटा वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड मतलब हाई कार्बन कंटेंट हो गया, हाइड्रोजन का कंटेंट कम है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है। और कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो अनबंट कार्बन रहेगा, अनबंट कार्बन रहेगा तो वो मैंने आपको बताया था कि वो जो दूसरे कार्बन जलेंगे, अब जो कार्बन, सब कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसको मिलेगी वो जलेगा, वो हीट और लाइट निकालेगा। तो जो हीट मिलेगी और जिस कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा वो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो इनकैंडिसेंस शो करेगा, यानी ग्लो करेगा, वो येलो कलर देगा फ्लेम को और बाहर निकल जाएगा एज सूट। जैसे मोमबत्ती में होता है, पीला कलर अनबंट कार्बन की वजह से होता है और वो जो अनबंट कार्बन है वो ऊपर निकल जाते हैं। अब हाथ रखोगे तो हाथ काला पड़ जाएगा, ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम एज ऑल कार्बन इज नॉट बर्न्ड एंड दे शो इनकंप्लीट या बेसिकली आपका पार्शियल कंबशन शो करते हैं। ठीक है। चलो लास्ट, कैरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वेयर एज कुकिंग ऑयल डज। तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ डीकलराइज हो रहा है, अगर हो रहा है तो एडिशन रिएक्शन देगा, और अगर नहीं हो रहा तो मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो कैरोसिन अगर नहीं कर रहा तो कैरोसिन क्या होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कुकिंग ऑयल क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है। तो कैरोसिन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन while cooking oil is an unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon shows the addition reaction, in this case with bromine water. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं देते। ये सैचुरेटेड होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा। कुकिंग ऑयल के साथ अगर अपन वेजिटेबल ऑयल की अगर अपन बात करें तो वेजिटेबल ऑयल का जब अपन एडिशन करवाते हैं, यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो वेजिटेबल घी मिलता है हमको, है ना, सरल सी बात है। आइए ये लास्ट सवाल खत्म, उसके बाद लास्ट सवाल सीबीएसई 2013 में पूछा गया सवाल, सारी रिएक्शंस का एक साथ रिवीजन। सीबीएसई बोल रहा है ए से लेके ई तक सारे कंपाउंड बता दो, ए से लेके ई तक सारे कंपाउंड्स बता दो। आ जाओ फटाफट से सॉल्व करते, देखते हैं आप लोग पहले कर रहे हो कि पहले मैं कर रहा हूं। जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से। CH3 CH2OH in the presence of alkaline KMnO4 या KOH dilute acid, what it will give। तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में रखा हुआ है। ठीक है ना। एल्कलाइन KMnO4 अगर मैं लेके चलता हूं यहां पे और इसको बहुत जोरदार हीट करता हूं तो ये मेरा जो दोस्त है ये यहां पे क्या देगा, 2 नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स देगा मुझे। ठीक है ना। वो इसको डिस्प्लेस करने के लिए काफी होंगे और यहां बनेगा CH3C, ये ऑक्सीजन एटम यहां आ जाएगा। ये मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं। OH प्लस H2 और O, एक ऑक्सीजन यहां अटैच हुआ और एक और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना लेगा, यहां पे H2O बना लेगा। ये क्या कहलाएगा, ये इथेनोइक एसिड कहलाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये है A। रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कैसा है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, इट इज नॉट अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज ए, दैट इज बेसिकली इथेनोइक एसिड। ये दोनों क्या है बेटा, यहां पे ये अगर इसकी चर्चा करें तो ये क्या है, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद को क्या करना, रिड्यूस करना। खुद को रिड्यूस करना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। तो खुद रिड्यूस होकर MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरे की बात करते हैं, बी रिएक्शन की बात करेंगे। CH3 CH2OH plus A in the presence of concentrated H2SO4 will give B plus H2O। तो A क्या था मेरे पास, A था CH3 COOH। अब ये रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जा रही है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा OH, एल्कोहल से आएगा H। तो यहां पे आप लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, ये O CH2 CH3 CH2 CH3।
ठीक है, सरल है, वही रिएक्शंस रिपीट हो रही है, कोई नई रिएक्शन नहीं आ रही है, कोई भी नई रिएक्शन नहीं, सारी वही की वही रिपीट हो रही है। और बचा हुआ क्या है, H और OH, तो ये मिलके बना लेगा यहाँ पे पानी, खत्म बात। ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे कहलाएगा इथाइल इथेनोएट। क्या कहलाएगा, इथाइल इथेनोएट कहलाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया बी। रिएक्शन का जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर एक ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलेंगे अगली सवाल पे, सवाल सी उठाएंगे। B प्लस NaOH विल गिव C प्लस CH3 CH2 OH। B हमारे पास क्या था, B हमारे पास था CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस, ठीक है, प्लस NaOH था, क्या होगा, देखिए सिंपल सरल सी बात है, यहां से H, यहां से एल्कोक्सी ग्रुप जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, यानी NaOH को आपने पानी में ले रखा है, एल्कली है ये। अब जब इसको अपन ईस्टर के साथ हीट करते हैं तो ईस्टर टूट जाता है और इससे क्या बनेगा वो हम देखते हैं। ये हमें देगा C2H5 और ये H, तो देखिए C2H5O और ये H प्लस बची हुई क्या चीज है CH3 COONA COONA, सोडियम एसीटेट दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, सोडियम एसीटेट। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास C है। अब एक तरीके से सोप मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन है, इसका नाम हो जाएगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, समझ में आ रही होगी आई होप ये बात। अब A प्लस NaHCO3, A क्या था, अब A क्या था हमारे पास CH3COOH प्लस NaHCO3। अब ऐसी एक भी रिएक्शन नहीं जो तुमने पढ़ी नहीं है, देखो अनायन कटायन कटायन अनायन चेंज करो, ये हो जाएगा CH3COONA प्लस H2CO3 जो बेसिकली डिसोसिएट होता है H2O प्लस CO2 में। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा, C प्लस D प्लस H2O, C प्लस D प्लस H2O, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास C प्लस हमारे पास हो जाएगा D दैट इज CO2। ठीक है, C प्लस D प्लस H2O और लास्ट आई होप ये C वाला भी समझ में आ गया था तुम्हें। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट CH3 CH2 OH प्लस E विल गिव्स, ये देखो अब H को हटा रहा है Na, तो यहां पे E फॉर श्योर Na होगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन बेसिकली दो है, हाइड्रोजन यहाँ एक है, दो लगा दिया, CH3 CH2 O दो हो गया, ये दो लगा दिया, दो सोडियम है तो दो लगा दिया। कैसी रिएक्शन है, सोडियम ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया, नाम हो जाएगा इसका सोडियम इथॉक्साइड। क्या है नाम हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास सोडियम। आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अरे भाई ये तो सारी बेसिक रिएक्शंस है भाई लोग, ये तो बेसिक रिएक्शंस है, सभी ने पढ़ी हुई है, राइट। चले क्लियर, चलो अब बेटा आ जाओ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, फटाफट से ये निपटाएंगे। दो तीन सवाल लेके आए हैं, इसके कुछ ही करने, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सरल थे इसलिए मैं लेके आया कि तुमको दिखा दूं, एक बार फील दिला दूं। जो तुमको गलत फहमी हो रही है कि अरे यार सुनील भैया बहुत डिफिकल्ट सवाल है यार, ये तो हमसे तो हो नहीं पाएंगे यार, हम नहीं कर पाएंगे, अरे कुछ भी नहीं है, सब आसान से सवाल है। तो ये 5 मार्क्स का सवाल था, ठीक है, एक एक रिएक्शन इसके अंदर लिखनी थी आपको और ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, अपन को भी जुकाम हो गया है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, पर ठीक है, प्यारे बच्चों का पेपर है, पढ़ाएंगे। चलो बेटा चालू करते हैं आगे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस को।
अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑन अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन, और अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन हमेशा एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छे अमाउंट की ऑक्सीजन होगी तो पूरा कार्बन हाइड्रोकार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन पूरा वाटर वेपर बन जाएगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द होमोलोगस सीरीज कुड द कंपाउंड बिलोंग टू, अब ये कह रहा है कि किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर सकते हैं कि अगर उनका कंप्लीट कंबशन हो जाए। तो कंप्लीट कंबशन तो ये सैचुरेटेड है, इनका भी हो सकता है, सैचुरेटेड अल्कोहल्स का भी हो सकता है और सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का भी हो सकता है। देखिए अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो नहीं होगा, ये तो सैचुरेटेड है एल्केन, 100% श्योर हो आप। सैचुरेटेड अल्कोहल भी हो सकते हैं और सैचुरेटेड एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों सैचुरेटेड हो सकते हैं। यानी क्या हो सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड, यानी कार्बन कंटेंट कम और हाइड्रोजन कंटेंट रिलेटिवली ज्यादा, रिलेटिवली ज्यादा एज कंपेयर टू डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड। तो PQR कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। A compound in which of the following functional group is most likely to cause the decomposition of baking soda to produce carbon dioxide? अभी पढ़ा था NaHCO3 plus CH3COOH will give CH3COONA plus H2 plus CO2, खत्म। ये रहा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसमें क्या ऐसा नया है डिफिकल्ट है जो बच्चे परेशान हो रहे हैं? 1 mole of ethene and 1 mole of ethine are separately made to undergo addition reaction to form the respective saturated hydrocarbon। भाई इथीन और इथाइन दोनों को अपन ने बेसिकली कन्वर्ट किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफरेंट फॉर द टू रिएक्शंस? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म्ड, नहीं, जो सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा उसके मोल्स में डिफरेंस आएगा, क्यों? वो तो सेम ही बनेगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, हाँ ये बेसिकली आपका डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इथीन की मैं बात करूं तो इथीन में अगर मुझे इसको सैचुरेटेड बनाना है तो मैंने 1 मोल यहां पे इस्तेमाल किया निकल, पैलिडियम, प्लेटिनम, और 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये आपका एल्केन बन जाएगा। यहां पे 1 मोल की जरूरत है, कंपाउंड तो वही बना, कितने मोल की जरूरत है? 1 मोल की जरूरत है। लेकिन यही अगर मेरे को इथाइन के लिए करना पड़ेगा तो इथाइन के लिए केस अलग हो जाएगा। इथाइन के लिए क्या होगा, ये 2 बॉन्ड हटाने पड़ेंगे, ये एक हटेगा, यानी एक हटेगा तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये एक और हटेगा तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। मैंने हमेशा बताया था कि अगर एक बॉन्ड हटता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, क्यों? क्योंकि इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से अटैच होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से अटैच होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से। तो यहां पे अगर इसके लिए आपको करना है तो यहां पे 2H2 होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म आपका क्या, टू फॉर्म आपका इथेन। तो यहां पे जो नंबर ऑफ सब्सटेंस बन रहा है इसके मोल्स में कोई डिफरेंस है क्या? अरे भाई ये तो 1 मोल ही बन रहा है ना, ये तो 1 मोल ही बन रहा है, यहां पे भी 1 मोल बन रहा है। डिफरेंस किस में, ये कितना कंज्यूम हो रहा है, तो डिफरेंस किस में है, ये कितना कंफ्यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्थियर देन एनिमल फैट्स। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, ये बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये बेसिकली क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या बेसिकली सैचुरेटेड फैट की अगर बात करें तो ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉक्स द आर्टरीज, ब्लॉक्स द आर्टरीज, इससे कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। तो ये तो घटिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या मैं सत्य हूं, तो हां भाई तुम सत्य हो, ठीक है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्थियर देन एनिमल फैट्स, क्या वेजिटेबल ऑयल्स आपके हेल्थियर एनिमल फैट्स है? बिल्कुल सही बात है, सही है। ये तो घटिया होते हैं, ये अच्छे होते हैं इनके रिलेटिवली। दूसरा, वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स व्हाइल एनिमल चेन्स हैव सैचुरेटेड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सही है। और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, बिल्कुल सही बात है। अब ये कंपाउंड देख के बच्चे डर गए, ओ भैया 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 इसका फॉर्मूला, अरे यार तुमको बता रखा है जब भी ऐसे साइक्लिक को H2H2 ऐड करते जाओ, भाई 2 तरफ ऐड है, 2 बॉन्ड बनेगा, H2 2 बॉन्ड बन रहा है,
तो यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा दो। 3 बन रहे हैं, 1 हाइड्रोजन। 2 बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। 2 बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली 2 बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कार्बन 4 बन बनाएगा ना। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। खत्म काम। बॉन्डिंग करनी है बस, क्या गलत बात होगी इसमें? मानसी wrote the names of the 4 compounds as the first member of the respective homologous series. मिथेनॉल एग्जिस्ट करता है, मिथेनॉल भी एग्जिस्ट करता है, मीथेनॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। कीटोन फैमिली का पहला जो मेंबर है, अभी 1 नंबर के अंदर भी सवाल कराया था, वो कौन सा है? वो प्रोपेनॉन है। मिथेनोइक एसिड भी एग्जिस्ट करता है। विच नेम शी हैज रिटन इनकरेक्टली, जस्टिफाई हर आंसर। What name she should have written instead? प्रोपेनॉन लिखा होना चाहिए था, बात खत्म। सिंपल, प्रोपेनॉन होना चाहिए था। ठीक है, इसको अपन पहले भी जस्टिफाई कर चुके हैं। लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल करा रहा हूं यहां पे। होममेड विनेगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइन। द वाइन इज टेकन इन अ ग्लास जार। वाइन जो है एल्कोहलिक ड्रिंक है, उसके अंदर एल्कोहल का परसेंटेज होता है। The wine is taken in a clean glass jar and shaken well to aerate that. Some water is added to the jar and then it is kept undisturbed in a dark place at a room temperature to undergo fermentation. After 3 to 4 weeks, it is ready to use. Name the functional group of the main organic compounds present in wine and vinegar. Wine. Wine इसके अंदर होता है एल्कोहल केमिकल क्लास है, तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली विनेगर डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा मतलब कि COOH, यानी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। कौन सी चीजें जो तुमने नहीं पढ़ी है? बेस्ड ऑन द एटम्स गेटिंग एडेड और रिमूव्ड व्हेन वाइन इज कन्वर्टेड टू विनेगर, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैपेंस। कौन सी रिएक्शन होगी? आपको भी पता है, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होगी। मान लेता हूं उसके अंदर इथेनॉल है, इथेनॉल है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो विनेगर दैट इज डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड वो बनेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेम एनी केमिकल रिएक्शन दैट वुड बी यूज्ड। कौन सा यूज कर सकते हैं? एल्कलाइन KMNO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म, क्लियर? चलो अब ये बिल्कुल लास्ट XYZ वाले सवाल, 2 से 3 सवाल ओवर, इसके बाद कुछ नहीं। ये एग्जाम्पलर के सवाल है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। उसके बाद कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ इस PDF को पढ़ना है, PDF को स्क्रॉल करना है। ठीक है, बिल्कुल नोट्स अपलोड हो जाएंगे, बस आपको इन नोट्स को ऊपर नीचे देखना है। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आने की बहुत अच्छी टेंडेंसी है। आ सकता है अगर पेपर अच्छे लेवल का आया तो ये सवाल आने की बिल्कुल 100% टेंडेंसी है। ये सवाल में मैं अच्छा खासा वक्त लूंगा, आपको ये बताऊंगा। 2 ही सवाल कराऊंगा टोटल यहां पे, इसमें से एक सवाल ये बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सवाल। अ कंपाउंड सी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। अब याद रखना, C2H4O2 क्या क्या हो सकता है? CnH2nO2 क्या क्या हो सकता है? CnH2nO2 या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, मेरे साथ सॉल्व करना जैसे मैं कर रहा हूं, या वो ईस्टर हो सकता है। ठीक है, रिएक्ट्स विद Na। अब ईस्टर कौन सा Na के साथ रिएक्ट कर रहा है? नहीं, एसिड रिएक्ट करेगा Na के साथ, तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड या एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अ कंपाउंड आर एंड इवॉल्व्स अ गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हां भैया, ये हो रहा है, एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो C होगा वो क्या होगा? देखो, C2H4O2 यानी CH3COOH क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा प्लस Na। तो आपको पता है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या देता है दोस्तों? सॉल्ट, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा दिया, 2 CH3COO है, 2 लगा दिया, 2 Na है, 2 लगा दिया।
ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस एंड दिस बर्न्स विद अ स्क्वीकी पॉप साउंड। कंफर्म हो रहा है ये तो इसका मतलब तो सुनील भैया आपका जो सी होगा वो 100% क्या होगा, सी जो होगा वो 100% यही होगा। ठीक, कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल ए। अब देखो कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल ए, कंपाउंड सी दैट इज CH3COOH ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल ए, पता नहीं है क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड कैटालिस्ट और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टरिफिकेशन हो रहा है। मान लेता हूं एक एसिड कैटालिस्ट आपने यहां पे यूज किया, आपने इसको हीट किया, क्या बना रहा है ये C3H6O2। ध्यान से देखिए, अब आप बोलोगे C3H6O2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, CnH2NO2। यहां पे लिखा हुआ है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस, यानी कि ये 100% ईस्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये 100% ईस्टर की बात कर रहा है, यानी 3 कार्बन वाला ईस्टर बनाने के लिए कह रहा है। 3 कार्बन वाला ईस्टर बना लेते हैं, बढ़िया। तो यहां पे अगर मेरे पास 3 कार्बन वाला ईस्टर मेरे को बनाना है तो कैसे बनेगा, एक कार्बन के ऊपर तो ये ऐसे, इधर ऑक्सीजन, अब एक कार्बन अगर इधर लगाऊंगा तो एक कार्बन इधर लगाना पड़ेगा, ये ईस्टर बनेगा 3 कार्बन वाला। एक कार्बन पे तो ये फंक्शनल ग्रुप्स, यानी जो ऑक्सीजन है वो इधर CH3 इधर CH3 लगेगा, साथ में ईस्टरिफिकेशन में बनता है पानी। ठीक है, 3 कार्बन, यहां पे 2 पहले ही है, तो जो एल्कोहल होगा 1 कार्बन वाला होगा। दिमाग लगाइए, 3 कार्बन है तो यहां पे 2 तो पहले ही है, तो यहां पे जो एल्कोहल होगा कितने कार्बन का होगा, 1 कार्बन का होगा, यानी ये होगा CH3OH। अब ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, यहां से OH जाता है और यहां से H जाता है, ये मिलके तो बना देंगे पानी, CH3CO ये रहा, बचा हुआ OCH3 ये रहा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इस वाले का नाम पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है ANE, आखिरी में OH है तो E हट जाएगा तो मिथाइल इथेनोइट, ये ईस्टर बनेगा। लोग इथाइल इथेनोइट लिख देते हैं क्योंकि किताब में लिखा हुआ है इथाइल इथेनोइट, लेकिन ये NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, इथाइल इथेनोइट की जगह मिथाइल इथेनोइट होगा। अब ये जो है ये S हो जाएगा, S, और एल्कोहल जो है यहां पे हमारे पास कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल ए, ये एल्कोहल ए हो जाएगा हमारे पास, दैट इज मीथेनॉल। समझ रहे हो, अच्छा सवाल है। सी आ गया, ए आ गया, उसके बाद आर आ गया, सी आ गया, आर आ गया, ए आ गया, एस आ गया, CRAS निकाल लिया, पर एक बार और आगे की रिएक्शंस को लिख लेते हैं। CRAS हमने निकाल लिया यहीं तक, पर आगे देखो और वेरीफाई करते हैं। ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C, ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C, NaOH टू C, C क्या था CH3COOH, C बेस प्लस एसिड क्या देगा CH3COONA, CH3COONA प्लस H2O। ध्यान से देखिए, कटायन अनायन, अनायन कटायन, CH3COONA प्लस H2O। आई होप ये हो गया, ठीक है। ऑन दिस इट गिव्स R, तो ये वापस R बनाया, R यही था, देखो यही था R, सोडियम एसिटेट R था, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एसिटेट इज R, सोडियम एसिटेट आपका R था, और देखिए वापस आपका R जो है सोडियम एसिटेट मिल रहा है, ठीक है। इट गिव्स R एंड वाटर, S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH सॉल्यूशन गिव्स बैक R एंड A, S। अब यहां पे S क्या था हमारे पास, S था ये मिथाइल इथेनोइट, ठीक है, तो मिथाइल इथेनोइट को यहां बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 दैट इज S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन इट विल गिव व्हाट RNA। अब देखो क्या होगा, ईस्टरिफिकेशन हो रहा है, सपोनिफिकेशन हो रहा है, ये कटेगा, यहां से ये कटेगा, सारी चीजें तुमने करी हुई भाई, कुछ नया नहीं बता रहा मैं, ठीक है। तो क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा, क्या बनेगा,
ये देखो CH3 COONA ONA, और ये था CH3CO ONA प्लस CH3OH, तो CH3COONA हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली, ये तो हो जाएगा, फिर से R बन रहा है, यहां पे R बन रहा है क्या, एंड A, यस A अल्कोहल था, ये था। किस तरीके की रिएक्शन है ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये किस तरीके की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी वो कौन सी रिएक्शन है, ये वाली कौन सी रिएक्शन है, इसकी वाली की अगर बात करूं तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसी रिएक्शन है, ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लास्ट, बिल्कुल लास्ट सवाल, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। या ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको आप कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है ये आपका, बेसिकली होमवर्क एग्जाम्पलर का सवाल है, बहुत ही सरल सा सवाल है, हो जाएगा। क्या लगता है, करा दूं या कर लोगे, करा दूं या कर लोगे, करा दूं या कर लोगे, लास्ट सवाल है, कराना है कि कर दूं, कराना है या तुम लोग कर लोगे भाई। अब सवाल अब आके तुम पूछ रहे Fe3O4 एंड Fe2O3 में क्या अंतर है भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, कितनी बार बताया है, Fe2O3 आयरन की वैलेंसी 2 है, Fe3O4 इज FeO.Fe2O3, ये है, ठीक है, ठीक है, करवा दूं, चलो ठीक है करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट होमवर्क, आई विल डू इट, ठीक है। आ जाओ, लास्ट सवाल हमारी आज की क्लास का। An organic compound A on heating with concentrated H2SO4 forms a compound B which on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of Ni forms a compound C। यानी कि यहां पे एडिशन रिएक्शन दे रहा है, मतलब कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप हीट करेंगे तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा, तुम्हारे कोर्स में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो CH3, ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं, चलो आओ, CH3 CH2OH, ठीक है। अगर आप इसको कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस या जिसको 443 केल्विन कहते हैं आप हीट करेंगे, तो यहां से H और OH यानी कि टेक्निकली पूरी तरीके से पानी को उड़ा देगा, ये यहां से H और OH वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा देगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CH अब देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे, इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो ये एक्सेस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है 1:2 के रेशियो में, 1 पार्ट दिस 2 पार्ट दिस, ठीक है। इथेनॉल के साथ ये रिएक्शन आपने करवाई, कौन सी रिएक्शन है ये, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। देखिए ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डिफरेंस है। ड्राइंग एजेंट क्या करता है, सिर्फ पानी अब्सॉर्ब करता है, ये किसी भी चीज से केमिकली पानी को ही बाहर निकाल के कुछ और बना देगा। इथेनॉल से इसने इथीन बना दिया, पानी बाहर निकाल दिया इससे, ठीक है, पानी बाहर निकाल दिया, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये ए ने, ये आपके पास ए था, ठीक है, फॉर्म्स कंपाउंड बी, ये बी बना दिया। अब इस बी की रिएक्शन आप करवाइए, इस बी की रिएक्शन आप करवाइए, इस बी की रिएक्शन में करवाता हूं विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम या फिर प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये इस पे अटैच हो जाएगा। अग्री कर रहे हैं आप, अग्री कर रहे हैं आप। ये सी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहां पे टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा।
तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब इस पे अटैच होगा, इस बी पे अटैच होगा, तो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड सी। ठीक है, ये बेसिकली कैसी रिएक्शन है, ये आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। कैसी है? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। कैसी रिएक्शन है? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान से समझना। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। इसकी डिहाइड्रेशन हुई, फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, इसने कंपाउंड सी दे दिया, सी आ गया। 1 मोल ऑफ सी ऑन कंबशन विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2O। इसका कंबशन करवाना है, इथेन का। थोड़ी देर पहले भी आपने इथेन का कंबशन करवाया था, आपको याद हो तो, हीट और लाइट एनर्जी लिबरेट हो रही थी, याद है? ठीक है, अरे भाई तुमको क्या हो गया? न्यू स्लाइड। अब देखिए, अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, इथेन है, तो दैट इज C2H6। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जलाएंगे, तो इससे क्या बोला, कितने मोल्स निकाल रहा है? 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ, एक सेकेंड, भैया हमारा स्मार्ट बोर्ड बोल जाता है बार बार। ठीक है, 2 मोल्स, अरे भाई तुमको क्या दिक्कत आ गई है? तुमको क्या दुख है रे जीवन में? क्या दुख है भाई? क्या दुख है भैया? और हमरे साथ ही होता है ये, ऐसा क्यों? क्या दिक्कत विक्कत है क्या हमसे? है दिक्कत विक्कत है क्या? बावले हो? सस्ते नशे करते हो? हैं? क्या बावले हो गए हो क्या? बोलो ना, अब का मुंह अटक गया क्या तुम्हारा? बोलो बोलो, नोटी बॉय। चलो चलो, 2 मोल्स 3 मोल्स, ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो यहां पे ऑक्सीजन के कितने मोल्स हमारे पास होने चाहिए भैया? क्या हो रहा है? एक तरीके से कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन। ठीक है, ये कितना है? 3 और 2, 3 और 4 ये 7 है। ऑक्सीजन यहां पे है, तो ये होना चाहिए 7/2। ठीक है, 7/2 ऑक्सीजन, 2 से 2 कट जाएगा, 7 7। 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन हो गए 7, ऑक्सीजन हो गए 7, इस तरीके से बैलेंस हो गई। ठीक है, और बताओ क्या पूछ रहे थे भैया? ठीक है, कंपाउंड से कंप्लीट कंबशन करा दिया, आइडेंटिफाई बी एंड सी, राइट द केमिकल इक्वेशन, डन। सारी चीजें हमने कर दी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो भाई, ऑफिशियली बोला जाए तो अब तुम्हारे सारी की सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ एफिशिएंसी एक्स मैं आप लोगों को दूंगा एग्जाम के लिए। जितने भी प्यारे बच्चे यहां पे है बेटा, अब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। जिनको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, फिर से कह रहा हूं, 1 शॉट में पूरा डिटेल में 0 से लेके एक्स्ट्रा 200% तक समझा रखा है, जाके समझ लेना। ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, कंसेप्ट टीचिंग नहीं थी। मैं फिर से कह रहा हूं, कंसेप्ट टीचिंग नहीं थी। एग्जाम से एक दिन पहले कंसेप्ट टीचिंग नहीं कर सकते, अपन रिविजन करा सकते हैं। तो जो भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके अभी भी देख सकते हैं, समय है उनके पास, देख सकते हैं। सवालों की प्रैक्टिस यहां मैं करा चुका हूं। अब आपको कुछ एफिशिएंसी हैक्स में देता हूं जो आपके काम आएंगे। देखिए, सबसे पहला, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो कुछ खाने की चीजें जो आपके ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी पावर को बढ़ाएंगी। प्यारे बच्चों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वॉलनट खाइए, बादाम खाइए, फ्लैक्सीड खाइए, आपके ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी पावर के लिए अच्छे हैं। फ्लेवोनॉइड्स का आप कंजम्पशन कर सकते हैं, जैसे पीनट्स हो गए, डार्क चॉकलेट हो गए, ये सब, इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। कुरक्यूमिन, ये टर्मरिक, इसके अंदर कुरक्यूमिन प्रेजेंट होता है, अगेन एंटीऑक्सीडेंट। तो हल्दी का दूध पीजिए, ये तो गोल्डन मिल्क माना जाता है, गोल्डन लिक्विड कहते हैं इसको, पीजिए इसको, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका एनाल्जेसिक होता है, दर्द हट जाता है, तो ये जरूर से पीजिए। तो ये सब खाना आप जरूर से एग्जाम में अपना जब ये इंटेक कर रहे हैं तो इन सब चीजों को जरूर से आप लोग यूज करें, खाएं। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आपके सपर ऑप्शंस, अभी जैसे मान लीजिए क्लास ओवर होती है तो सुनील भैया हम लोग क्या खाएं? हम लोग को खाना नहीं खाना, अभी क्या खाएं? सपर मतलब जो नाश्ते का, शाम का नाश्ता,
ब्रेकफास्ट, लंच, सपर एंड डिनर। काउपी चाट आप खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो एंड स्पिनच कटलेट्स खा सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क खा सकते हैं। हेल्दी चीजें खाइए, भेजे को चलाना है, हेल्दी चीजें खाइए। बड़ा भाई हूं, ध्यान से बता रहा हूं, यही चीजें याद रखना, हमेशा काम आएगी, आगे चल के भी यही काम आने वाली है। और भैया और एफिशिएंसी हैक्स बताओ। प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर अवॉइड करना है, एग्जाम्स के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन अभी वाला नहीं, कल कर लेता हूं, परसों कर लेता हूं, वक्त गया बर्बाद। अपने टास्क को मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर लो। अभी जैसे मान लो कि अभी करना, तो एक ही बार में सारे चैप्टर रिवाइज मत करो। अभी बोलो केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन एंड एसिड बेसिस सॉल्ट रिवाइज करूंगा, फिर थोड़ी देर ब्रेक लूंगा, है ना, फिर उसके बाद दूसरा एक चैप्टर करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, फिर एक चैप्टर करूंगा। परफेक्शन के पीछे मत दौड़ो, कुछ नहीं होगा, वक्त बर्बाद करोगे। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, कोई सोशल मीडिया, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, कुछ नहीं। करियर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद दोस्तों, एग्जाम के लिए 6 से 8 घंटे की नींद रोज ले। अगर आपका स्लीप टाइम बढ़ रहा है, बैकलॉग्स बढ़ रहे हैं, मतलब एग्जाम में, पावर नैप्स ले इन बिटवीन। नींद को छोटा कर दीजिए, पावर नैप्स लीजिए, वो आपको बूस्ट करेंगे। और बेटा और कुछ है क्या, देख लेते हैं। टिप्स टू अवॉइड स्लीप वाइल स्टडिंग। भैया अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल मत कराओ। ऐसा नहीं कि भैया अपन तो बिस्तर पे लेट के पढ़ेंगे, वाह, ये अभी वीडियो देख रहे हैं जो सुनील भैया की वीडियो ऐसे देख रहे हैं, आहा मजा आ रहा, मुंडे पड़ेगा फोन, नींद आ जाएगी जब, ठीक। उसके बाद आप पानी पीते रहो, तो इससे क्या होगा, एक तो बॉडी में फ्लूइड मीडियम बढ़ेगा। एग्जाम में अगर पानी की बोतल लेके जाना, पर इतना ज्यादा मत पी लेना कि सूसू करने बार बार जाना पड़े, पर जब पढ़ाई करते हो तो पानी बार बार पियो। 2 एडवांटेज है, एक आप बार बार टॉयलेट करने जाओगे तो जगह में रहोगे, दूसरा फ्लूइड मीडियम बना रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा लगता है, ज्यादा नींद आती है, स्पीक लाउड एंड स्टडी, स्पीक लाउडली एंड स्टडी। स्पीक लाउडली मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो उसको तेज तेज पढ़ें और फिर पढ़ाई करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों के साथ, इस साथ में हम लोग बहुत वक्त के साथ थे, हमने बहुत सारे चीज़ों को साथ में देखा है, बहुत सारे त्योहारों को साथ में मनाया है, मतलब उस समय हम साथ थे, पढ़ते समय हमने बहुत सारे चीज़ों को देखा, है ना। तो बस एक बात याद रखना, चाहे कोई हो चाहे ना हो, इस संसार में तुम जब भी मैसेज करोगे और अगर वो मैंने देखा, मेरे पास है, मैं अवेलेबल हूं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो बस एक ये चीज़ हमेशा याद रखना कि भैया हमेशा साथ है, ठीक है। चाहे कोई हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, भैया हमेशा साथ रहेंगे। तो आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फिजिक्स वाला के इस बेहतरीन सुंदर से प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपको पढ़ा सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया है ना। तो बस ये आज हमारी आखिरी क्लास है, पर याद रखिए कि भैया और फिजिक्स वाला हमेशा आपके साथ है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बस अब अच्छे से अपनी तैयारी करो, जितना हो गया है काफी है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालना, ठीक है। ये नोट्स अभी अपलोड हो जाएंगे, इससे फटाफट 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 रिवीजन कर लेना, जल्दी से ऐसे रिवाइज कर लेना, ठीक है, रिवीजन कर लेना नोट्स के थ्रू। कुछ भी लिखने की नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना काफी है। शांत रहो, अब जाओ खाओ पियो, जो एक बार लग रहा है रात रिवीजन करना है वो करके सो जाओ, सुबह उठना, नहाना, फ्रेश जो तुम्हारा रूटीन है, फ्रेश होना, नहाना, ब्रेकफास्ट किए बगैर एग्जाम देने मत जाना। ब्रेकफास्ट करे बिना एग्जाम देने कोई नहीं जाएगा, ब्रेकफास्ट करोगे तभी तुम्हारे भेजे को फ्यूल मिलेगा, अच्छे से काम करेगा। पानी वानी पी के जाना, नहा धो के खा पी के जाना, हो सके तो पूजा पाठ अगर करते हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, करके जाना। माता पिता के चरण स्पर्श करके जाना, उनका आशीर्वाद लेके जाना, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद में बहुत दम है, ठीक है। कहते हैं जो भाग्य में होता है वो तो जरूर मिलता है, जो भाग्य में होता है वो जरूर मिलता है, और जो नहीं होता वो इंसान की मेहनत, बड़ों के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से मिलता है, ठीक है। मैं फिर से ये बोलता हूं, जो भाग्य में होता है वो तो जरूर मिलता है, जो भाग्य में होता है वो तो जरूर मिलता है, और जो नहीं होता है
वो मेहनत और बड़ों के और भगवान के आशीर्वाद से मिल जाता है। तो इस बात पे हमेशा विश्वास रखिए, आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, किसी को हर्ट मत करिए, चाहे छोटों को चाहे बड़ों को, उनका आशीर्वाद लेते रहिए और भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि जो वो करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन करेंगे, उन्होंने आपके लिए बहुत बेटर प्लान्स बना रखे हैं। बात रही नंबरों की, तो नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम 70% लाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम 96% लाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पेपर में लिखा हुआ है, मार्कशीट पड़ी है, लेकिन आज तक उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। उसके सिर्फ 2 यूटिलाइजेशन है। पहला, मिनिमम 60% होंगे तो तुमको कोई बैंक लोन देगी, और दूसरा डेट ऑफ बर्थ का तुम्हारा एक प्रूफ है। तो 10th की मार्कशीट के 2 इस्तेमाल है, पहला डेट ऑफ बर्थ और दूसरा अगर 60% से ऊपर होगा तो बैंक लोन दे देगी, काफी है। ठीक है, तो अगर नंबर आते हैं तो बहुत बढ़िया है, तुमने मेहनत करी है, और नहीं आते हैं तो भी उसको स्पोर्टिंगली एक्सेप्ट करो कि यही मेरे जीवन का सत्य है, क्योंकि सत्य से जो भागता है वो खुद को बेवकूफ बना रहा है। सत्य को एक्सेप्ट करो, हर इंसान को अपना सत्य एक्सेप्ट करना जरूरी है। तुम सत्य एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आई विल मिस यू ऑल, आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगा मैं, पर हम मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, बहुत सारे रास्तों पे। प्लेटफॉर्म सेम है, विजन सेम है, हमेशा हम मिलते रहेंगे, आज नहीं तो कल मिलना हो ही जाएगा। तो बस बने रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, बड़ों पे विश्वास रखिए, और सबसे ज्यादा विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल तो मिल ही जाएगा। कहते हैं मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। गहरा कुआं देखो जितना उतना मीठा जल मिलेगा। तो बस उस पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहो, बाकी तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेहनत करने में फल 100% मिलता है। तो बस मेहनत करनी है, कल बड़ों का आशीर्वाद लेके जाना, एकदम माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना, चरण स्पर्श करना उनको। भगवान को अगर मानते हो तो बहुत बढ़िया, एक मंत्र बताता हूं, उसका जरूर से उच्चारण कल आप करके जाएं, क्या पता शायद वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो जाए। तो मंत्र है, ओम सरस्वती महाभगे विद्य कमलोचने विद्या रूपे विशाल लक्ष्मी विद्याम देही नामोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें, स्वयं सरस्वती माता आप पे अपना आशीर्वाद बरसा रखेंगी। माता जो कि नॉलेज और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो जो नहीं भी हो रहा होगा वो भी बहुत कुछ हो जाएगा, पर आपकी अगर मेहनत होगी तो ही ये काम करता है। मेहनत के बिना तो सिर्फ भगवान भी मदद नहीं करते, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं, भगवान भी उनकी मदद नहीं करते जो खुद की मदद नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बस इसी बात से प्यारे बच्चों हम इस चीज को अब करते हैं अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि विश्व के सबसे बड़े और इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म से आपने अपनी पढ़ाई को किया, आपने हम पे अपना विश्वास बनाए रखा। ऐसे ही अपना विश्वास और प्यार बनाए रखें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।